नमस्कार। श्री यूपी आर्ट्स, श्रीमती एम जी पंचाल साइंस एंड श्री वी एल शाह कॉमर्स कॉलेज पिलवाई। आज हम BSM 3 में हिंदी प्रश्न पत्र CC 305 में प्रश्न पत्र का नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास। अब तक हम इस प्रश्न पत्र में काल विभाजन, नामकरण, परिस्थितियाँ आदि देख कर आए और आज हम आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य इस विषय पर बात करेंगे और उसमें प्रथम शुरुआत करते हैं। प्राकृत भाषा के उपरांत अपभ्रंश भाषा और उसके साहित्य का आविर्भाव छठी शती में होता है। छठी से 14वीं शती तक अपभ्रंश भाषा के साहित्य का युग था। कहाँ से कहाँ तक? छठी से 14वीं शती तक अपभ्रंश भाषा के साहित्य का युग था। इसमें 8वीं से 12वीं शती तक अपभ्रंश साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आप देखिएगा कि इसमें जो स्वर्ण युग हैं, इसमें 8वीं से 12वीं शती तक अपभ्रंश साहित्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। सरहपा, कणहपा, स्वयंभू, पुष्पदंत, गोरखनाथ, हेमचंद्र, सोमप्रभ, विद्यापति आदि इस भाषा के प्रमुख कवि हैं। तो प्रमुख कवियों के नाम मैं फिर से बताता हूँ। सरहपा, कणहपा, स्वयंभू, पुष्पदंत, गोरखनाथ, हेमचंद्र, सोमप्रभ, विद्यापति आदि इस भाषा के प्रमुख कवि हैं। अपभ्रंश साहित्य को साधारणतया 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अपभ्रंश साहित्य को साधारणतया 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे जैन धारा, सिद्ध धारा, नाथ धारा, लौकिक धारा। तो जो 4 श्रेणियां हैं, अपभ्रंश साहित्य को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, वो मैं फिर से आपको बताता हूँ। जैन धारा, सिद्ध धारा, नाथ धारा और लौकिक धारा। अब हम जैन धारा की बात करें तो हिंदी साहित्य की उत्पत्ति और विकास में जैन धर्म का बहुत योगदान है। हिंदी के प्रारंभिक रूप का सूत्रपात करने में भी
जैन धर्म का महत्वपूर्ण योग है। इस धारा के प्रमुख कवि निम्नलिखित हैं। स्वयंभू, उसके बारे में हम देखते हैं। स्वयंभू के बारे में हिंदी के जैन कवियों ने सर्वप्रथम नाम स्वयंभू का है। मतलब हिंदी के जैन कवियों में सर्वप्रथम नाम स्वयंभू का है। स्वयंभू के ग्रंथ परम चरियु, पाउम चरियु और रिट्ठणेमी चरियु, नाम थोड़े से विचित्र किस्म के हैं। परम पौम चरियु और रिट्ठणेमी चरियु की अपभ्रंश में हिंदी की प्राचीन रूप का इंगित है। स्वयंभू का रचना काल अनुमानतः 8वीं शताब्दी माना जाता है। स्वयंभू ने 4 ग्रंथ लिखे या 4 ग्रंथों की रचना की। पौमचरियु, रिट्ठणेमी, पंचमचरियु और स्वयंभू छंद। पौमचरियु स्वयंभू की कीर्ति का मुख्य आधार है। पर उमचरियु स्वयंभू की कीर्ति का मुख्य आधार है। इसमें राम कथा को नवीनता प्राप्त है। कवि ने राम की कथा को जैन धर्म का स्पर्श दिया है। पौमचरियों में विलाप और युद्धों का वर्णन बहुत कुशलता से किया गया है। उपेक्षित पात्रों के प्रति स्वयंभू की दृष्टि अधिक गई है। भरत और विभीषण के चरित्रों को नवीन वैभव प्रदान किया है। रूप छटा के चित्रण के साथ साथ भाव छटा का भी चित्रण है। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने स्वयंभू को भारत के आधे दर्जन कवियों में स्थान दिया है। तो ये जैन साहित्य के पहले कवि हैं। दूसरे कवि का परिचय पाते हैं। पुष्पदंत। स्वयंभू के बाद पुष्पदंत जैन धारा के प्रतिष्ठित कवि हैं। इनके 4 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। महापुराण, अणाई कुमार चरियु, जसहर चरियु, कोश ग्रंथ,
महापुराण में 63 पुरुषों के चरित्र हैं। इसमें जैन धर्म का उत्कृष्ट रूप प्रतिपादित है। अपभ्रंश में कृष्ण कथा का प्रथम रूप हमें इनमें ही प्राप्त होता है। इन्हें अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है। अगले कवि हैं हेमचंद्र सूरी। इनको जैन धर्म का शंकराचार्य तथा कालिदास सर्वज्ञ कहा जाता है। क्योंकि इस कवि को शंकराचार्य और कालिदास सर्वज्ञ क्यों कहा जाता है, उसका एक कारण है। क्योंकि वे संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का एक साथ प्रयोग करके उन्होंने अपने भाषा ज्ञान का परिचय दिया है। इन्होंने अपनी कृतियों में प्राचीन हिंदी के जीवित उदाहरण सुरक्षित करके साहित्य का बहुत बड़ा उपकार किया है। उनके कुमारपाल चरित, हेमचंद्र शब्दानुशासन, प्राकृत व्याकरण और भाषा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनमें अपभ्रंश के भी उदाहरण हैं। मुनि राम सिंह, ये जैन रहस्यवाद के कवि थे। ये जैन रहस्यवाद के कवि थे। इनकी विचारधारा सिद्ध रहस्य से मिलती जुलती है। इनका पाहुड़ दोहा नामक ग्रंथ प्रसिद्ध है। अगले कवि हैं जोइंदू। जोइंदू नीति निष्ठा के कवि थे। इनके दोहों का संकलन परमात्मा प्रकाश। इन दोहों में रूढ़ि और परंपरा पर आघात किया गया है। अगले कवि हैं धनपाल।
धनपाल जैन धर्म के प्राचीन कवि हैं। इनका भविष्यत कहाँ नामक ग्रंथ विशेष प्रसिद्ध है। इन्होंने अपने ग्रंथ में धार्मिक तत्वों के साथ काव्य सौंदर्य की रक्षा के लिए कथा प्रसंग को कहीं भी टूटने नहीं दिया। सोमप्रभ सूरि अगले कवि। हेमचंद्र ने जो जैन धर्म संबंधी उपदेश कुमारपाल को दिए थे, इन्हीं का संग्रह इन्होंने कुमारपाल प्रतिबोध ग्रंथ में किया। इस ग्रंथ में प्राकृत के बीच बीच में अपभ्रंश का भी प्रयोग है। अगले कवि हैं मेरुतुंग। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि में, ये उनका कृति का नाम है, प्रबंध चिंतामणि में प्राचीन ऐतिहासिक व्यक्तियों और राजाओं के चरित्र को कथा रूप में संकलित किया। इनके अतिरिक्त जिन प्रभ, कनकामर आदि जैन धर्म के प्रसिद्ध कवि हैं। वस्तुतः जैन कवियों का हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। धर्म और साहित्य का अद्भुत और सफल मिश्रण जैन साहित्य की विशेषता है। तो ये जैन धर्म साहित्य का परिचय हमने यहाँ दिया। अब देखिएगा कि ये हिंदी की शुरुआती काल है, हिंदी के प्रारंभ का काल है, और उसमें जिस रूप से, जिस तरीके से यूँ कहा जाए कि ये साहित्य का शैशव काल है, तो यूँ ज़्यादा प्राप्य नहीं है, परंतु जो प्राप्त होता है उसी के आधार पर हमें आगे चलना चाहिए। अगली धारा है सिद्ध धारा।
सिद्धों का क्षेत्र पूर्वी भारत रहा है। पूर्वी क्षेत्र इतिहास में आरंभ से ही प्रतिक्रिया का क्षेत्र रहा। इस क्षेत्र में बौद्ध और जैन धर्म के आंदोलन आविर्भूत हुए हैं। सिद्ध और बौद्ध धर्म की व्रजायन शाखा के अंतर्गत आते हैं। सिद्धों तक आते आते बौद्ध धर्म में अनेक विकार आ गए थे और वह अपने मूल सरलता खोकर विलास, अंतः साधना और रहस्यवाद की ओर झुक रहा था। सिद्धों में से कुछ व्यक्तियों ने इस धर्म का संस्कार कर इसका सहज रूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया। सरहपा इनमें अग्रणी थे और इस धारा के मुख्य कवि भी वही हैं। तो आप देखिएगा कि आज के युग में भी धर्म प्रचार करने वाले और बार बार आए दिन हम न्यूज़ में भी देखते हैं कि कैसे अपनी लालसा के कारण किस कदर संयमित जीवन से वो विलास की ओर मुड़ते हैं, वो हम देखते हैं। तो उस युग में भी, आदिकाल में भी ये देखने को मिला सिद्धधारा में। तो उनके प्रथम कवि का परिचय हम पाते हैं सरहपा। राहुल संस्कृतायन ने सरहपा का समय संवत 817 माना है। इन्होंने 32 ग्रंथ लिखे, जिनमें दोहा कोश विशेष प्रसिद्ध है। इन्होंने प्रचलित रूढ़िबद्ध धर्म का खंडन करके सहज साधना का प्रचार किया। इन्होंने अपने साधना सिद्धांतों को दोहा और चर्या गीतों में व्यक्त किया। इनकी वाणी पाखंड का खंडन करने वाली है। सरहपा अपने समय के क्रांतिकारी व्यक्ति थे। इनकी कविता की भाषा सीधी और सरल है। मुहावरों एवं लोकोक्तियों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। अगले कवि हैं कण्हपा। सिद्धों में कवित्व और विद्या की दृष्टि से कण्हपा का भी ऊंचा स्थान है।
कण्हप्पा ने रहस्यात्मक भावनाओं के साथ चर्या गीत भी लिखे हैं और शास्त्रीय रूढ़ियों का सशक्त खंडन किया है। इनके अतिरिक्त शरहपा, शबरपा, कमरिपा, गुंडरिया, दारिकपा, लोईपा आदि अन्य सिद्धों की भी रचनाएं उपलब्ध हुई हैं। तो ये सिद्धों का सिद्ध साहित्य या सिद्ध अपभ्रंश साहित्य में दो कवि आ गए, शरहपा और कण्हप्पा। तो आप देखिएगा कि कैसे उस समय में भी धर्म के साथ रहकर और जो साहित्य समाज के लिए रचा गया उसका चित्र हमें इसमें भी देखने को मिलता है। कठिनाइयाँ अनेक आई, पर उसमें परिवर्तन भी आए, तो ये देखने को मिला। और अंत में इन सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या भाषा कहा जाता है। इनकी रचनाओं के विषय में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत उल्लेखनीय है। सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। यह सिद्ध साहित्य शताब्दियों से आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा का स्पष्ट उल्लेख है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी यह साहित्य एक महत्वपूर्ण काल है। तो ये राम कुमार वर्मा जी का मत है, मंतव्य है इस साहित्य के बारे में। अगली धारा है नाथ धारा, और उसकी हम शुरुआत करते हैं, उसका आरंभ करते हैं। नाथ धारा की प्रतिक्रिया स्वरूप, सिद्ध धारा की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ धारा का आविर्भाव हुआ। सिद्ध धारा की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ धारा का आविर्भाव हुआ। सिद्धों में धर्म के नाम पर वामाचार फैल गया। फलस्वरूप नाथ पंथ का उदय हुआ। नाथ पंथ के प्रवर्तक और प्रमुख कवि गोरखनाथ थे। उन्होंने अपने ग्रंथ का प्रचार पंजाब और राजस्थान में किया। तो नाथ धारा का आविर्भाव क्यों और कैसे हुआ, तो हमने देखा कि सिद्धों द्वारा धर्म के नाम पर वामाचार फैला दिया था, और उसी के फलस्वरूप नाथ पंथ का उदय हुआ। तो साहित्य के जरिए समाज में परिवर्तन लाने के लिए किसकी प्रतिक्रिया में क्या होता है, ये हम आज भी देखते हैं। और यूँ देखा जाए तो परिवर्तन सृष्टि का शाश्वत नियम है।
सृष्टि में परिवर्तन होते रहेंगे और ऐसे लोग, ऐसे कवि, ऐसे समाज सेवक हमारे बीच आते रहेंगे और तभी समाज में परिवर्तन होगा। तो उस समय भी ऐसे कवियों ने ये काम किया है। तो अपने ग्रंथ का प्रचार पंजाब और राजस्थान में किया। तो पहले कवि हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ ने सिद्धों के वामाचार का संस्कार किया। इन्होंने पतंजलि के हठ योग को ईश्वर प्राप्ति के उच्च लक्ष्य के लिए ग्रहण किया। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसका समय 10वीं शती मानते हैं। गोरखनाथ की पुस्तकें गद्य तथा पद्य दोनों रूपों में मिलती हैं। पद्य में साखी और शबद मतलब शब्दी प्रसिद्ध है। शब्दी गेय पद तथा साखी नीति और सदाचार संबंधी दोहे हैं। इस धारा का विशेष साहित्य उपलब्ध नहीं। फिर भी इस धारा का अपना महत्व है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखते हैं, जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए सहज मार्ग की स्थापना करने का शक्तिशाली प्रयोग गोरखनाथ ने किया। तो ये वर्मा जी का मत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नाथ साहित्य के महत्व के विषय में कहते हैं, इसने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धा चरण प्रधान धर्म की प्रतिष्ठा श्रद्धा प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है, इन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिली थी। तो ये द्विवेदी जी का मत है। तो आप देखिएगा कि कैसी स्थिति में ये धाराएं, ये साहित्य आया और क्यों आया, ये संकेत हमें मिलते चले जाते हैं। अगली धारा है लौकिक धारा। सिद्धों, नाथपंथियों एवं जैन कवियों के धार्मिक एवं सांप्रदायिक साहित्य से भिन्न अपभ्रंश साहित्य में एक धारा लौकिक साहित्य की भी है। इस धारा के कवियों में अब्दुल रहमान तथा विद्यापति हैं।
तो ये लौकिक धारा है और उसमें दो कवि हैं। अब्दुल रहमान जुलाहा वंश में उत्पन्न एक यशस्वी मुसलमान कवि थे। इनकी कविता पर भारतीय आदर्शों का प्रभाव है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ संदेश राशक है, संदेश राशक है। इस काव्य में शास्त्रीय और शास्त्र मुक्त दोनों परंपराओं का निर्वाह करते हुए एक विरहिणी के उद्गारों को व्यक्त किया गया है। तो ये रहमान जी का कविता के बारे में कहा गया है। अगले कवि हैं लौकिक धारा के विद्यापति। इन्होंने अपनी रचनाओं कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका में अपने आश्रयदाता राजा का गुणगान किया है। इनमें लोक रुचि को प्रभावित करने वाली रस सामग्री है। इस प्रकार सर्वांग दृष्टि से देखा जाए तो अपभ्रंश साहित्य भारत में पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तक समान रूप से लोक चेतना की अभिव्यक्ति करता है। वह साहित्य अपने परवर्ती साहित्य को नई दिशाओं में प्रभावित करता है। आगे हम देखेंगे रासो काव्य की परंपरा, रासो काव्य का परिचय, क्योंकि ये भी आदिकालीन साहित्य ही है, तो संक्षेप में ही इसकी भी बात करेंगे। रासो काव्य की परंपरा मुंजरास से आरंभ होती है और इसका आरंभ 1140 ईस्वी सन पूर्व माना जाता है। यह रचना न प्राप्य है और न ही इसके लेखक का पता चलता है, किंतु इसके कुछ संद हेमचंद्र के प्रसिद्ध प्राकृत व्याकरण तथा मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि में मिलते हैं। प्रबंध चिंतामणि में तो मुंज और मृणालवती की प्रेम कथा भी दी हुई है। उद्धत छंदों से सहज अनुमान किया जा सकता है कि यह रासो काव्य परंपरा की रचना है। तो ये सामान्य परिचय हुआ।
खुमान रासो। खुमान रासो मूलतः 9वीं सदी में खुमान नरेश के समकालीन कवि दलपत विजय द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है। खुमान रासो मूलतः 9वीं सदी में खुमान नरेश के समकालीन कवि दलपत विजय द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है। तो खुमान रासो के लेखक हैं दलपत विजय। हाँ, इसमें अनेक प्रतीक्षांत बाद में जोड़ दिए गए हैं। इनमें 5000 छंद हैं। राजाओं की प्रशंसा, उनके युद्धों और विवाहों का वर्णन काव्य का विषय है। संदर्भानुसार नायिका भेद, ऋतु वर्णन भी मिलता है। वीर और श्रृंगार रस का काव्य है। दोहा, सवैया, कबित आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। भाषा राजस्थानी है। तो दलपत विजय या उस समय के खासकर जो कवि हैं वो सभी राजाश्रित कवि थे, राजा के आश्रय में रहने वाले कवि थे और उनका साहित्य भी उसी राजा के संदर्भ में आपको नजर आएगा। बिसलदेव रासो संवत 1272 में नरपति नाल कवि द्वारा रचित यह रासो आदिकाल की एक सर्वश्रेष्ठ कृति है। यह गेय काव्य है, मतलब गा सके ऐसा काव्य, गेय। आदिकालीन हिंदी का सहज स्वरूप इसमें मिलता है। इसमें राजा बिसलदेव और राजमती के विवाह, बिछोह और पुनर्मिलन का वर्णन है। 12 मासों और ऋतुओं के प्राकृतिक चित्र संयोग और वियोग में उद्दीपन का काम करते हैं। विरह वर्णन मार्मिक बन पड़ा है, अतः आलोचक इसे विरह काव्य की संज्ञा देते हैं। अगली रचना है हमीर रासो। शारंगधर कवि का हमीर रासो अभी तक अनुपलब्ध है। प्राकृत पैगलम में इसके कुछ छंद मिलते हैं जिनके आधार पर आलोचकों को इसके अस्तित्व का ज्ञान होता है। विजयपाल रासो चारण कवि नल सिंह भाट द्वारा लिखित वीर काव्य है। इसमें विजयगढ़ के यदुवंशी द्वारा लड़े गए युद्धों का काव्यमय वर्णन है। भाषा अपभ्रंश से प्रभावित है। अगली कृति है पृथ्वीराज रासो। यह महाकवि चंद बैरदाई की एकमात्र कृति है। अग्निकुंड से क्षत्रियों की उत्पत्ति से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। इसमें 69 समय, सर्ग और
16,309 छंद हैं। रासों की प्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद विद्यमान है। रासों का जो रूप आज प्राप्य है, इसमें प्रक्षिप्त अंश बहुत अधिक है। रासों की ऐतिहासिकता को छोड़कर इसके काव्य सौंदर्य की दृष्टि से भी विद्वान इसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मानते हैं। भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कवि की कल्पना शक्ति की तीव्रता और मर्म स्पर्शिता का परिचायक है। इसमें मुख्यतः वीर और श्रृंगार रस का चित्र हुआ है। तो ये कृति आदिकाल में, मतलब पृथ्वीराज रासो आदिकाल में महत्वपूर्ण कृति हैं। अगली रासो हैं, रासो काव्य हैं परमाल रासो। यह महोबा के राजा परम देव के आश्रित कवि जगनिक का लिखा वीर काव्य है। इसमें आल्हा और उदल नामक दो सरदारों के युद्ध का अत्यंत सजीव वर्णन है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। इसमें गेयता का गुण है। प्रसिद्धि की दृष्टि से उपर्युक्त 6 रासो काव्यों का नाम ही रासो परंपरा में लिया जाता है, किंतु यह सोचना गलत होगा कि अन्य रासो काव्य है ही नहीं। हम यहाँ 5 रासो काव्यों के नाम दे रहे हैं। जलह रचित बुद्धि रासो, अज्ञात कवि लिखित राउ जेत सीरो रासो, माधवदास चारण रचित राम रासो, दयाल कवि रचित राणा रासो, कुंभकर्ण रचित रतन रासो, यद्यपि इस परंपरा में 18वीं शताब्दी तक भी रासो काव्य की रचना होती रही है, किंतु उनमें धारा का निरंतर ह्रास परिलक्षित होता है, अतः वे उल्लेखनीय नहीं है। बस आज इतना ही। अस्तु।